हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिंदी मीडियम का साइंस का 6 चैप्टर वनस्पतियों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि सभी स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये आपका साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है। आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 6 है, लेकिन आपका जैसे पूरा पोर्शन सिलेबस डिवाइड हुआ है उस हिसाब से ये आपके विज्ञान 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का वर्गीकरण इस पाठ में 3 मुख्य टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जगत, वनस्पति, उसके बाद उपजगत। इस जगत के अंदर 2 उपजगत पढ़ने वाले हैं, अबीजपत्री और बीजपत्री। और इसके अलावा भी कई प्रकार होते हैं वनस्पतियों के, कई अन्य रूपों में भी वर्गीकरण होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस पाठ में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं कि संसार में जितनी वनस्पतियां हैं उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं 8वीं में कि सजीवों का वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सजीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक क्यों है? पृथ्वी पर 87 लाख के से ज्यादा प्रजातियां हैं सजीवों की। सभी सजीवों का एक बार में एक साथ अध्ययन करना नामुमकिन है, तो इसीलिए अध्ययन करना आसान हो, जानकारी इकट्ठा करना आसान हो, इसलिए हम सभी सजीवों क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ताकि अगर ग्रुप्स बने रहेंगे तो हम लोग एक एक ग्रुप का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कई सारे अध्ययन के प्रकार पढ़े, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो फेमस है वो है रॉबर्ट विटाकर, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर। तो रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने, आपने 8वीं में पढ़ा होगा, रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने क्या किया, सजीवों को 5 मुख्य भागों में बांट दिया। ठीक है, सजीवों का वर्गीकरण किया अलग अलग आधार पे, और अंत में उन्होंने कितने मिले, 5 मुख्य भाग मिले। देखो, सजीवों को सबसे पहले बांटा आदि केंद्रकी और दृश्य केंद्रकी में। आदि केंद्रकी का जो एक मुख्य ग्रुप है वो है मोनेरा। दृश्य केंद्रकी के जो अलग अलग ग्रुप है वो क्या है, प्रोटिस्टा, वनस्पति वर्ग, कवक वर्ग और प्राणी वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, रॉबर्ट विटाकर ने जो वर्गीकरण किया है, पहले तो ये कोशिकाओं के आधार पर किया, उसके बाद वो कोशिका एक कोशीय है कि बहुकोशीय है उसके आधार पर किया, उसके बाद कोशिका का जो गुण है, कोशिका के गुण, उसके आधार पे, और सजीवों के कुछ गुण है उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब देखो एक नाम आप देख रहे होगे, हमने इन्होंने जो 5 भागों में बांटा वो कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये जो कवक है ना, ये सब सूक्ष्म जीवों के श्रेणी में आते हैं, और इनका वर्गीकरण, इनके बारे में जो जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, हम पिछले साल 8वीं के पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे बचा कौन, वनस्पति वर्ग बचा और प्राणी वर्ग बचा। ठीक है, तो वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग के बारे में हमें अध्ययन करना बाकी है, तो वनस्पति वर्ग के बारे में हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं, वनस्पतियों का वर्गीकरण इस पाठ में। और उसके बाद है प्राणी वर्ग। प्राणी वर्ग हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले साल। ठीक है, 10वीं में। तो चलो थोड़ा सा मैं आपका बेसिक जो है वो क्लियर करते हुए चलता हूं। सबसे पहला, आदि केंद्र की कोशिकाएं क्या होती हैं, यहां पे आप देख रहे हो आदि केंद्र की कोशिका। तो आदि केंद्र की कोशिकाएं क्या होती हैं, जो कोशिकाएं, ध्यान सुनना, जो कोशिकाएं मतलब प्रोटीन के, मतलब जो कोशिकाएं चारों तरफ से पैक हों। ठीक है, कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का अंगक ना हो। आदि केंद्र की कोशिकाओं में, यानी कि प्रोकैरियोट जिसको बोलते हैं, ये वो कोशिकाएं जिसके अंदर किसी प्रकार का अंगक नहीं होता, किसी प्रकार का अंग नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा जो इनके अंदर केंद्रक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, केंद्र। हर एक चीज का नेतृत्व करने वाला, हर एक चीज का को केंद्रित रूप से, मतलब सारा कार्यभार संभालने वाला एक केंद्रक होता है। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है, हमारे देश का केंद्र क्या है, दिल्ली। तो ऐसे हर एक कोशिका का भी एक केंद्र होता है। लेकिन ये जो आदि केंद्र की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर केंद्रक स्वतंत्र रूप में या फिर सुव्यवस्थित रूप में नहीं होता। मतलब केंद्रक में पाया जाने वाला सारा का सारा मटेरियल होगा, डीएनए आरएनए होगा, लेकिन वो स्वतंत्र रूप में फैला हुआ होगा कोशिका के अंदर। जैसे केंद्रक कैसे होता है, एक केंद्रक होता है जो एक छोटे से बॉक्स की तरह पैक होता है, और उसके अंदर होता है डीएनए आरएनए। लेकिन आदि की केंद्र की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता इस तरीके से। ठीक है, केंद्रक का आवरण नहीं होता, और केंद्रक का जो मटेरियल है वो कोशिका में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, घूमता रहता है। उसके बाद अगर मैं दृश्य केंद्रकी की बात करूं, तो दृश्य केंद्रकी के अंदर कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक अलग से केंद्रक होगा। ठीक है, जो चारों तरफ से खुद को पैक किया होगा, और उसके अंदर होगा डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाद देखो आदि केंद्रकी में एक ग्रुप है मोनेरा, सूक्ष्म जीवों का ग्रुप है। उसके बाद
दृश्य केंद्रकी में एक कोशिका वाले भी आते हैं और बहुत कोशिका, एक से ज्यादा कोशिका वाले भी आते हैं। एक कोशिका वाले ग्रुप में एक सूक्ष्म जीव है प्रोटिस्टा, ये सूक्ष्म जीव की एक प्रजाति है, याद रखना, एक सूक्ष्म जीव का नाम नहीं है ये। मोनेरा और प्रोटिस्टा सूक्ष्म जीवों का नाम नहीं है, ये क्या है, सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद बहुकोशिकी की अगर बात करें तो बहुकोशिकीय सजीवों में दो प्रकार आते हैं, एक कोशिका भित्ति वाले और एक कोशिका भित्ति विहीन। कोशिका भित्ति मतलब मालूम है क्या, जिसके कोशिका भित्ति मतलब जिसके कोशिका के ऊपर एक और दीवार हो, कोशिका के ऊपर एक और आवरण हो कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए, तो ऐसे को हम लोग क्या, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति युक्त, ठीक है। मतलब देखो एक कोशिका है, उसके जो दीवार है उसके ऊपर से एक और आवरण, एक और दीवार हो जो कोशिका को सुरक्षित रखे, उसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जिन कोशिकाओं के पास कोशिका भित्ति होती है उन्हें कोशिका भित्ति युक्त, और जिन कोशिकाओं के पास कोशिका भित्ति नहीं होती, मतलब एक अलग से आवरण नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति विहीन, ठीक है। अब देखो कोशिका भित्ति युक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, स्वयंपोषी कोशिका और परपोषी कोशिका, ये दो प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं आती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोशिका भित्ति विहीन का, तो उसमें आता है सिर्फ एक ही, प्राणी वर्ग, मतलब हम सब, इंसान, जानवर, ये सब किसके अंदर आते हैं, कोशिका भित्ति विहीन। हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाओं के जो चारों तरफ के जो झिल्लियां होती हैं, चारों तरफ का जो आकार होता है, जो उनका दीवार होता है, उसके ऊपर एक और आवरण अलग से नहीं होता सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसलिए देखो हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, हर एक चीज़ से, मौसम से, तापमान से और भी कई सारी चीज़ों से बचने के लिए, पर्यावरण से बचने के लिए हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। पर वनस्पतियों को क्या कपड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये जो कोशिका भित्ति युक्त के अंदर जो वनस्पति आप देख रहे हो, इनकी कोशिकाओं का सुरक्षा हो सके, क्योंकि इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर नहीं है ना, इनको तो बाहर रहना है, तो इनकी कोशिकाओं का सुरक्षा हो सके, इसलिए इनके पास क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगला क्या है, परपोषी में कवकवर्गी। स्वयंपोषी मतलब जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो वनस्पति खुद का भोजन खुद, अब ये मत सोचना कि ये किचन है, दाल चावल लेके खुद बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ बिना साधन का उपयोग किए, सूर्य की रोशनी का उपयोग करके, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके, खुद के अंदर हवा और पानी के उपयोग से अपना भोजन, ऊर्जा खुद बनाते हैं। उसके बाद है परपोषी। परपोषी में कवक आते हैं, कवक वही जो आप रोटी पे देखते हो, फफूद, व्हाइट व्हाइट कलर का, कई दिन की रोटी या ब्रेड रख दो तो उसके ऊपर देखो फफूदी नहीं जम जाती, वही है आपका कवक है, ठीक है। तो ये है आपका पंचजगतीय, ये जो ब्लू में आप नाम देख रहे हो ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति, कवक और प्राणी, ये कुल 5 जगत में वर्गीकरण हुआ है सजीवों का। और ये सजीवों का वर्गीकरण किसने किया है, रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने सन 1969 में, ठीक है। इस पद्धति का उपयोग आज भी किया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, वनस्पति जगत का वर्गीकरण का आधार, ठीक है। देखो सबसे पहला कि अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सबसे पहला एक वनस्पति के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। देखो वनस्पतियां भी तो सजीव हैं, मतलब ये भी किससे बनी हुई हैं, कोशिकाओं से बनी हुई हैं। तो वनस्पति कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या अंगक होते हैं, तो वनस्पति कोशिका भी दृश्य केंद्र की कोशिकाओं से बनी है, मतलब उस कोशिका के अंदर भी कोशिका के अंगक होंगे, ठीक है। देखो आपको एक सवाल पूछा है, उसके लिए मैंने जवाब दिया, ठीक है। अब देखो वनस्पति कोशिकाएं कैसी होती हैं, कोशिका भित्ति होती है वनस्पति कोशिकाओं के पास, दृश्य केंद्रकीय होती हैं ये कोशिकाएं, मतलब कोशिका के अंदर अंगक होते हैं और केंद्रिका भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इन जो अलग, जिनके पास कोशिका भित्ति युक्त हो, दृश्य केंद्र की हो और स्वयंपोषी हो, मतलब खुद का भोजन खुद बनाते हो, देखो यहाँ पे स्वयंपोती लिखा हो लेकिन क्या है, स्वयंपोषी, तो ऐसे सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति, ठीक है। अब ये वनस्पतियां भोजन कैसे बनाती हैं, पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, इनके अंदर देखो जो ये वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों का जो पत्ता आप देखते हो ना, पत्तों के ऊपर क्या रहता है, हरा हरा कलर जो रहता है, वो किसकी वजह से, पर्णहरित की वजह से। तो पत्तों में होता है पर्णहरित, और इसी पर्णहरित से प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्ते और अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अब पूरे विश्व में जितने और सजीव है, वनस्पतियों के अलावा जो सजीव है, मतलब जो खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, उनके लिए भोजन का मुख्य स्रोत कौन हो गया, वनस्पति। वनस्पति भोजन बनाते हैं खुद के लिए और कुछ अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं, और जो खुद भोजन नहीं बना पाते वो इन्हीं वनस्पतियों को भोजन और ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। आगे अगर हम लोग देखें कि वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है, वनस्पतियों को जो अलग अलग वर्ग में बांटना है, ये किस किस आधार पे किया जा सकता है, तो सबसे पहला तो वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है वो वनस्पतियों के अंग है या नहीं, इस आधार पे किया जाएगा उनका वर्गीकरण, कि पहले हम लोग देखेंगे किस वनस्पति के पास अंग कौन से हैं और किस वनस्पति के पास नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी वनस्पति के पास समझ लो पत्तियां नहीं है तो उनको अलग ग्रुप में, और जिसके पास पत्तियां हैं उनको अलग ग्रुप में। या फिर समझ लो एक वनस्पति के पास क्या है, फूल नहीं है और एक वनस्पति के पास फूल है,
तो क्या करेंगे, सारे फूल वाली वनस्पतियां अलग और सारे बिना फूल वाली वनस्पतियां अलग। तो कौन सा अंग है और कौन सा अंग नहीं है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद आपने जैसे देखा होगा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वनस्पतियों में संवहन के लिए, मतलब भोजन और पानी के संवहन के लिए वनस्पतियों में जाइलम और फ्लोएम नाम का अलग अलग क्या होता है, कोशिका होता है, जो क्या करता है कि जैसे देखो ऊतक संस्थान ऐसे होते हैं पानी का अलग संवहन करते हैं, ठीक है, और कुछ ऊतक संस्थान होते हैं वनस्पतियों में जो किसका संवहन करते हैं, भोजन का। तो जाइलम किसका संवहन करता है, पानी का, और फ्लोएम किसका संवहन करता है, भोजन का, ठीक है। तो किसके अंदर ये ऊतक संस्थान है, वो वनस्पतियां अलग ग्रुप में आएंगी, जिसके अंदर ये ऊतक संस्थान नहीं है पानी और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वो वनस्पतियां अलग ग्रुप में आएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ वनस्पतियां बीज धारण करती हैं और कुछ वनस्पतियां बीज धारण नहीं करती। तो जिन वनस्पतियों में बीज होता है, बीज धारण करते हैं, बीज बनता है, वो वनस्पतियां अलग वर्ग में, और जो वनस्पतियों के पास बीज नहीं बनता वो वनस्पतियां एक अलग वर्ग में शामिल की जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखो उसके बाद बीज हुआ भी अगर, तो समझ लो जिसके पास बीज है उसका भी अलग दो ग्रुप बनेगा। उसका दो ग्रुप कैसे बनेगा, अब बीज है तो बीज फल से ढका है कि नहीं, मतलब देखो आपने कुछ ऐसे फल देखे होंगे जिसके अंदर बीज होता है, जैसे आम का फल देखो तो आम के फल के अंदर बीज होता है ना, तो ऐसे तो क्या होगा, ये बीज से ढका हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके ऊपर फल नहीं होता, वो डायरेक्ट बीज के रूप में ही उपयोग होते हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनका फूल या फिर किसी अन्य चीज को डायरेक्ट बीज के रूप में ही उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग समझ लो, अगर हम लोग बात करें गेहूं का, आपने देखो गेहूं का जब हम लोग वो लगाते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, तो जो गेहूं का फसल है उसके लिए हम लोग गेहूं को तोड़ के उसके अंदर से बीज नहीं निकालते, बल्कि गेहूं के दाने को ही हम लोग बीज के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब देखो किस वनस्पति के फल के ऊपर बीज है, फल के अंदर बीज है, और किस वनस्पति के बीज अंदर नहीं है बल्कि उसी फल को उपयोग करते हैं बीज के रूप में, या फिर बीज बाहर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा बीज फल से ढका हुआ है और कौन सा बीज फल से नहीं ढका हुआ है, इस प्रकार भी हम लोग वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बीज पत्र, अब जिसके अंदर बीज है भी तो उनके अंदर बीज पत्र है कि कितने हैं, बीज पत्र की संख्या एक है या एक से ज्यादा है, ठीक है। बीज पत्र मतलब क्या मालूम है, जो अब समझो अगर हम लोग बात करें कि आपने देखा होगा कि जब फल अगर हम नया नया कोई वनस्पति उगता है, किसी बीज लगाते हैं, उसमें से जब खास करके देखो आम का या फिर कोई भी एक पौधा लगाओगे, जिसके बीज में से क्या होता है, बीज के अंदर से वनस्पति का अंकुर निकलता है। तो वो जो अंकुर निकलता है, ठीक है, उसमें से जो पत्ते निकलते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र। जो बीज में से पत्ते निकलते हैं या फिर बीज में से जो अंकुर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बीज पत्र। तो अगर एक पत्ता है तो एक बीज पत्र, और अगर अनेक पत्ते हैं तो अनेक बीज पत्र वाली वनस्पतियां। तो ऐसे दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद समझ लो अगर हम लोग समझ लो और बड़े तौर पे वनस्पतियों का वर्गीकरण कर रहा है, मतलब दुनिया में तो बहुत सारी वनस्पतियां है ना, तो अगर समझ लो अभी इस आधार पे भी इन जो मैंने बताया ये सब सामान्य तौर पे इस आधार पे आपका वर्गीकरण कर सकते हो। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हाईटेक वर्गीकरण करना है, अगर मैं बोलूँ उच्च स्तरीय वर्गीकरण करना है, तो किसमें फूल है फल है वो देखना है, फूल फल बीज है या नहीं है वो भी देखना है। तो फूल फल और बीज अगर है तो अलग ग्रुप में, फूल फल और बीज नहीं है तो उनको अलग ग्रुप में, ठीक है। फिर उनके बीज पत्र के आधार पे बीज पत्र है कि नहीं है, अबीज पत्री है। बीज पत्र यानी कि जैसे मैंने बोला बीज में से पत्ते निकलते हैं ना, अंकुर निकलता है, तो किसमें बीज पत्र है और किसमें बीज पत्र नहीं है, उस आधार पे। बीज का जो फल है वो फल से ढका हुआ है कि नहीं, उस आधार पे। फिर आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी, मतलब आवृत्ति बीजी मतलब जो बीज फल से ढका हुआ रहता है आम का जैसे, और अनावृत्ति बीजी मतलब जो बीज फल से ढका हुआ नहीं रहता, जैसे आप गेहूं चावल मैंने जो बोला अनाज का, ठीक है। उसके बाद बीज पत्र है अगर, तो एक बीज पत्र वाला है कि द्विबीज पत्र वाला है, ये भी देखना है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं। ये सारे आधार आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से अगर कोई डाउट हो, कुछ ऐसा समझ पूछना हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपके लेक्चर में जो व्हाट्सएप पे लेक्चर कंडक्ट किया था उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। और एक चीज हम लोग देखें कि यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, ये छोटा सा जानकारी लेते चलते हैं। वैज्ञानिकों का परिचय। अब देखो वनस्पतिज्ञ यानी कि वनस्पति जगत का जो विशेषज्ञ होते हैं, उनमें से एक वैज्ञानिक एचेट ने सन 1883 में वनस्पति जगत का 2 उपसृष्टियों में वर्गीकरण किया, मतलब 2 अलग अलग भागों में बांटा। पूरे वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा एचेट ने, ठीक है। कौन कौन से, बीजपत्री तथा अबीजपत्री। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि बीजपत्री और अबीजपत्री क्या होते हैं। तो हमने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस आधार पे करना चाहिए, कैसे कैसे, मतलब किस बेसिस पे करोगे, किस आधार पे करोगे अगर बांटोगे 2 भागों में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन सब आधारों पे जब हमने बांटा
तो कौन कौन से ग्रुप आए, वनस्पतियों में कितने अलग अलग प्रकार बने, अगर हम लोग वनस्पतियों को अलग अलग भाग में बांटते हैं तो कितने भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आएगा। देखो ये सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है वनस्पति जगत का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आपको जो डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ में आए तो जरूर लाइक करिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। तो आगे खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।